हेलो बच्चों, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाला हूँ कि कार्बीन क्या होता है और सिंगलेट कार्बीन क्या होता है और ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है। वो किस तरह से जेई और नीट में आ करके आपको फंसा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि कार्बीन का जो जनरलाइज डेफिनेशन है, हम बोल सकते हैं कि ए डाईवैलेंट कार्बन atom bonded with two substituent। ये एक डाईवैलेंट कार्बन एटम होता है जो दो सब्स्टिट्यूएंट से प्यारे बच्चों बंधा रहता है। जरा देखिए कि इनके टाइप जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक दूसरा होता है प्यारे बच्चों जिसे हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। इनके सिंगलेट और ट्रिपलेट बोले जाने के पीछे बहुत बड़ा राज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। प्यारे बच्चों जरा देखिए, सिंगलेट का मतलब उसको हम बोलेंगे जिसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। और ट्रिपलेट उसे बोलते हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2s+1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 3 आ जाए। तो जरा गौर पूर्वक बातों को समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास कोई कार्बन है, इसकी दो वैलेंसी दो डिफरेंट स्पीसीज से सेटिस्फाइड है और ये दो वैलेंसी मैंने मान लिया ए और बी से सेटिस्फाइड है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक दूसरा कार्बन एज्यूम किया जिसकी दो वैलेंसी दो डिफरेंट स्पीसीज से सेटिस्फाइड है। डिफरेंट हो सेम हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जरा देखो, ए और बी से बंधे हुए हैं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे इन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है उसके दो स्टाइल हैं। वो दोनों स्टाइल क्या क्या हो सकते हैं, जरा देखिए प्यारे बच्चों। अगर ए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके निकले, यानी कि हेटेरोलिटिक फिशन हो, और बी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे के निकले, तो जरा देखो ये बन के तैयार हुआ जहां पर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, इसे भी क्या बोल सकते हैं, जरा देखो, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन है यानी दो वैलेंसी है और दो डिफरेंट या दो स्पीसीज से ये बॉन्डेड है। जैसे क्या लिखा आपने, ए डाईवैलेंट कार्बन एटम बॉन्डेड विथ टू सब्स्टिट्यूएंट। ये देखो ये डाईवैलेंट है क्योंकि इसकी दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और दो जो है सब्स्टिट्यूएंट से ये बंधा हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बीन बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा इनके बॉन्ड ब्रेकिंग हो कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाए और इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए, इसके साथ चला जाए, कुछ इस तरह से, तो जरा देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों। यानी कि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इस तरह से ये भी कार्बीन कहलाएगा क्योंकि डाईवैलेंट है और दो सब्स्टिट्यूएंट से उसकी अनदर दो वैलेंसीज क्या है, सेटिस्फाइड है। तो ये भी कार्बीन है, ये भी कार्बीन है। लेकिन ये जो हम स्पिन निकालते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, पूरी की पूरी सीरीज पढ़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज है, आप देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ बट ऐसे तो नहीं है, मतलब 17-18 वीडियो हैं, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर आप पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको लगभग 13-14 नंबर, 16 नंबर ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मिला लो तो आपकी बात बन जाएगी। सरकारों आप जरा देखो, अगर क्लॉकवाइज है तो इसके लिए कितना लेते हैं अपन, +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए कितना लेते हैं, -½ तो जरा देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा, यानी एक के लिए +½ तो दूसरे के लिए -½ हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जब आप s की वैल्यू कितनी डाल देंगे, टोटल स्पिन 0, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, देखिए 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो जिसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो 1 आए उसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। अब यहाँ जरा देखो, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अगर इसका आप क्लॉकवाइज +½ ले रहे हो तो आपको दूसरे वाले का भी क्लॉकवाइज तो +½ लेना पड़ेगा। तो जो टोटल s हो गया वो कितना हो गया, +½ और +½ मिलके कितना हो गया, 1। तो जब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू डालेंगे मल्टीप्लिसिटी 2
इंटू 1 + 1, तो जरा देखो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी जिसका m आए 3 उसे बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 स्टैंड्स फॉर ट्रिपलेट। जिसकी मल्टीप्लिसिटी आए 1 उसे क्या बोलते हैं सिंगलेट। तो ये हो गया, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो दिस वन इज द सिंगलेट कार्बीन, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो दिस वन इज द ट्रिपलेट कार्बीन। प्यारे बच्चों, जो आप केमिस्ट्री में धीरे धीरे करके इसको 2-3 जगह पे आप देखते हैं, जैसे कि आप रीमर टीमन रिएक्शन में कार्बीन सुनते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन अटैकिंग रिएजेंट होता है, और आप उसके साथ साथ जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है उसमें भी अटैकिंग रिएजेंट डाइक्लोरो कार्बीन रहता है। तो चलो हम एक एक करके और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ चीज़ें निकालना चाहता हूँ सिंगलेट और ट्रिपलेट का। यहाँ S लिख दे रहा, यहाँ पे T लिख दे रहा। सबसे पहले अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूं तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। तो सिंगलेट के पास कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है, जरा काउंट करके बता दीजिए। सिंगलेट के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है। भाई सिंगलेट ऐसा ही तो है ना, ये ऐसे, ये लोन पेयर। और ट्रिपलेट कैसा है, ट्रिपलेट ऐसा है, एक में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूं तो 2 + 1 कितना हो गया, sp2 हो गया। यहाँ पे अगर देखूं तो लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये 0 हो गया। लोन पेयर की संख्या तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ अगर मैं बोलूं कि इनमें किसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो लिविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि लिविस एसिड ये सिंगलेट वाला है, तो आप कह सकते हैं हाँ है। अगर मैं ट्रिपलेट वाले को पूछूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता तो नहीं है, तो इसे अपन लिविस एसिड में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। अगर इतनी बात आपने निकाल दिया तो धीरे 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 1-2 बातें और हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या जाना जा सकता है। अगर हम बात करें कि रीमर टीमन रिएक्शन में और आइसोसाइनाइड टेस्ट में कौन होता है अटैकिंग रिएजेंट, Cl, ये लोन पेयर। तो वो कौन सा वाला, सिंगलेट वाला कार्बीन अटैकिंग रिएजेंट होता है। ये वाला कार्बीन इन दोनों रिएक्शनों में अटैकिंग रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। प्यारे बच्चों, कुछ छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे मान लो कि CF2 मौजूद है और ऐसे ऐसे करूँगा, इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 2 अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद है। जैसे CCl2 हो गया, CCl2 हो गया और CBr2 हो गया, और मान लीजिए कि CI2 हो गया। अब ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा कार्बीन है, ये हमारा प्यारे बच्चों ट्रिपलेट कार्बीन है। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो CF2 ऐसे ऐसे, और यहाँ पे CCl2 ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या लिख दूं CBr2 ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख दूं CI2 और ऐसे ऐसे। तो ये हमारा सिंगलेट कार्बीन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो इनका ऑक्टेट जरा देखो इनकम्प्लीट है, बिल्कुल। सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, देखो जरा, ये बॉन्ड बनाए रहेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, इसमें भी चलो देखो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। तो ये इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और मैं स्टेबिलिटी पूछूं तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब वो इलेक्ट्रॉन पाते हैं। अब जरा देखो गला बहुत ज़्यादा खराब है, सहयोग नहीं दे रहा है, मुझे रेस्ट लेना ही पड़ेगा, इसको फिनिश कर देता। प्यारे सरकारों, अब जरा देखना, यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, और जब भी सेंटर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और टर्मिनल के पास लोन पेयर हो, जैसे कि यहाँ फ्लोरीन के पास लोन पेयर है 3-3, तो ऐसी स्थिति में बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग से फ्लोरीन क्या करता है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाता है। अब यहाँ पर क्योंकि कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो इनकी एनर्जी डिफरेंस क्या है, मिनिमम, तो इनकी ओवरलैप करने की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ 2p 3p, यहाँ 2p 4p और यहाँ 2p 5p। जैसे जैसे ओवरलैप करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी ओवरलैप करने की क्षमता कम हो जाती है और बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ घट जाता है। यानी अगर देने की बात करें तो जितना बेटर वे में फ्लोरीन कार्बन को दे पाएगा, उतना ही बैड वे में आयोडीन कार्बन को दे पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन CF2 में मिल रहा है। इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछें तो सबसे बेटर स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बिन में CF2 की होगी, उसके बाद CCl2 की होगी, उसके बाद CBr2 की होगी और सबसे कम होगी किसकी, CI2 की। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन में आए तो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं, क्योंकि जो कार्बन है वो मान लो 2 फ्लोरीन से बना हुआ है, बाकी दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो खाली ऑर्बिटल, फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है कि जो दोनों फ्लोरीन के द्वारा दिए गए लोन पेयर को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। जब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा तो यही फ्लोरीन क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। कैसे, ये इससे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींचेगा भी ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ भी खींचेगा, बट यहाँ खींचेगा इंडक्टिव के थ्रू और देगा मेसोमेरिक के थ्रू, तो देने की पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि मेसोमेरिक के सामने तो उतना बेटर वे में, मतलब इंडक्टिव मेसोमेरिक ना बोलूँ मैं, ऐसे बोल देता, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा बट देगा पूरा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू जो सप्लाई करेगा वो खींचने की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। बट यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो ये चुपचाप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को और इंक्रीज कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को और इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चीज़ों की स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब उसे इलेक्ट्रॉन मिले, ना कि जब उससे इलेक्ट्रॉन लिया जाए। तो अगर यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछोगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, CI2 का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद CBr2, उसके बाद CCl2 और सबसे कम किसका हो गया, CF2 का। तो प्यारे बच्चों जरा देखो, बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी काम का है सरकारों। इसको जब आप अच्छे से जानते रहोगे तभी आप मतलब कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट का आप नोट्स बना लिया करिए, केवल वीडियो देख करके छोड़ा मत करिए, क्योंकि क्या आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको कई बार चीज़ें लैग करेंगी, मौके पे याद नहीं आएंगी। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप नोट्स भी बना लिया करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।